तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोस, जो कि क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं, वो कैसे ऑर्गेनिजम्स है। पहली बात तो ये देख रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ये एक लिविंग, मतलब ऐसी चीज है जो कि लिविंग है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हमारे लिए फ्रेंड्स है या फोज मीन्स एनिमी है, ठीक है, या दोनों हैं। तो इनके एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम इनके यूजेस और हार्मफुल इफेक्ट्स दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंट्रोडक्शन से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर बने हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है बच्चा बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल, ठीक है, विच कांट बी सीन बाय योर नेकेड आइज। हमारी खुली आंखों से हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो डेफिनेशन अगर देखें तो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम खुली आंखों से, नेकेड आइज से देख नहीं सकते हैं, इनविजिबल है ये। तो हम कैसे देखेंगे बच्चा? तो हम इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं तो उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी देखिए तीन वर्ड से मिलकर बना है। माइक्रो मीन्स छोटा, बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी मीन्स होता है बच्चा स्टडी। ठीक है, बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ और माइक्रोबायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरसेस से लेके, वायरसेस आप लोग सुने होंगे कि वायरसेस बहुत ही छोटे होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, राइट। वैसे ही आप लोगों ने सुना होगा बैक्टीरिया के बारे में, ये बहुत कॉमन है, बैक्टीरिया एंड वायरस सभी जानते हो इसके बारे में। अब हम कुछ नए चीजों के बारे में देखेंगे, जैसे कि ईस्ट पढ़ेंगे, प्रोटोजोआंस पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे। इसमें ये जो पर्टिकुलर एल्गी है ना बच्चा, इसका कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा प्लांट से मिलता है। थोड़ा थोड़ा क्या, आप आगे चल के पढ़ोगे कि प्लांट किंगडम का सबसे स्मॉलेस्ट जो क्या कहेंगे एक डिवीजन है, वो है आपका एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चा, फोर्स का मतलब होता है एनिमी। ठीक है, तो ये क्या है, क्या इनके हार्मफुल इफेक्ट्स है, वो हम फोर्स में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स मीन्स होता है बच्चा, फ्रेंड्स यू ऑल नो, जो हमारे लिए काम आते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे यूजफुल है, ये हम फ्रेंड्स के कॉलम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर में कि पहला सेल जो डिस्कवर हुआ था बच्चा, वो क्या था, वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कौन सा था वो सेल, कैसा था? डेड सेल था। ठीक है, अब यहां हम देख रहे हैं बच्चा कि फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है, मतलब रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो कैसा था? डेड सेल था। ठीक है, वो कैसा सेल था? डेड सेल। और ये जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक जो है, इन्होंने कैसा सेल डिस्कवर किया था? जो कि लिविंग सेल है। ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल था, आप पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में फर्दर क्लासेस में। अब यहाँ पे आपको बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है, जिसमें पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगाई, तीसरा है प्रोटोजोआंस और चौथा है एल्गी। इनके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे बैक्टीरिया का 2 एग्जांपल, स्टेफाइलोकोकस, दूसरा एग्जांपल विब्रियो कॉलोनी। अब इसके बारे में देखते हैं। कोकस वर्ड आप कहीं भी देखोगे तो इसका मतलब होता है बच्चा सर्कुलर से। कोकस का मतलब स्फेरिकल या सर्कुलर से। ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया में बेसिकली हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप हम डिवाइड करते हैं कोकस, विब्रियो, स्पाइरल और बैसिलस। ठीक है, कोकस का मतलब सर्कुलर, बैसिलस मींस रॉड शेप, जो आगे हम लैक्टोबैसिलस पढ़ेंगे वो रॉड शेप का होगा। और ये है बच्चा विब्रियो। विब्रियो मींस होता है कॉमा शेप, इस टाइप का होगा बैक्टीरिया। ठीक है, कॉमा शेप। और एक होता है स्पाइरल, जो इस टाइप का होगा। ठीक है, इसके बाद तो बच्चा आपने देखा कि ये है स्टेफाइलोकोकस। इसके बाद दूसरा है विब्रियो कॉलेरे। आपने कॉलेरा वर्ड सुना होगा। कॉलेरा वर्ड जो है बच्चा, वो एक टाइप का डिजीज है, राइट। तो ये जो डिजीज है वो किससे होता है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो विब्रियो कॉलेरे नाम के बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है फंगाई। ब्रेड के ऊपर जो व्हाइट कलर का आप लोगों ने डस्टी पार्टिकल्स देखा होगा, काफी दिनों तक ब्रेड को अगर रख दिया जाए ऐसे खुले में, तो यू विल फाइंड कि ब्रेड के ऊपर एक व्हाइट लेयर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फंगस लग गया है, राइट। तो यही वो फंगस है बच्चा। फंगस का नाम क्या है? ब्रेड मोल्ड। ठीक है,
जो आप ब्रेड वगैरह खाते हो या फिर जितने भी बेकरी के आइटम्स या फिर इडली डोसा वगैरह, इसमें एक पफिनेस आता है। वो पफिनेस किसकी वजह से आता है बच्चा? वो ईस्ट नाम के फंगाई की वजह से आता है। ठीक है, नेक्स्ट आप प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ोगे। प्रोटोजोन्स क्या है बच्चा? ये सबसे छोटे एनिमल्स है। सबसे, प्रोटो मीन्स होता है स्मॉल, जुओ वर्ड सुना ना, जुओलॉजी, तो ये जोन वर्ड्स का मतलब होता है एनिमल, सबसे छोटे एनिमल्स। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स में क्या आ गया बच्चा? पैरामीशियम, आप जानते हो इसका स्ट्रक्चर। अमीबा, आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में एकदम मतलब वेल नोन हो इसके स्ट्रक्चर के बारे में। यूग्लिना, आपने पढ़ा था, यूग्लिना एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है, राइट। अमीबा का फॉल्स फिट होता है। पैरामीशियम आप लोगों ने देख रखा है। नेक्स्ट है बच्चा एल्गी। एल्गी में आपके पास दो एग्जांपल है, एक है क्लोरेला और दूसरा है स्पायरोगायरा। ठीक है, एक है क्लोरेला और दूसरा है स्पायरोगायरा। तो यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया है, ये सारे बैक्टीरिया है। देखिए ये है स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया, ये है कोकस टाइप वाला, ये है विब्रियो टाइप का, है ना। तो इस टाइप के डिफरेंट, और ये है ईस्ट, इसका एग्जांपल आप देखिए, ये बडिंग, ये बडे नहीं, बडिंग, बड मतलब बडिंग मीन्स ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस टाइप के ये ईस्ट है। इसके बाद ये अमीबा का है और दूसरा ये एल्गी। इसमें बेसिकली ये जो पर्टिकुलर एल्गे दिया है ये स्पायरोगायरा है। ठीक है, या फिर यूलोथ्रिक्स हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है बच्चा वायरसेस के बारे में हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, आपके बुक में अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वायरस के बारे में। वायरसेस को यूनिक कहा गया है बच्चा, क्यों? आप जानते हो कि वायरस जो है, आप सुने होंगे कि आपको किसी भी बैक्टीरियल टाइप ऑफ डिजीज अगर हो जाता है तो आप उसको एंटीबायोटिक्स खा के आप रिलीफ में आ जाते हो, राइट। लेकिन अगर वायरस रिलेटेड डिजीज हो जाता है बच्चा तो कहते हैं कि इसका कोई क्योर नहीं है, ये बहुत डिडली है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि वायरसेस क्या करते हैं, अब वायरसेस के कैरेक्टर के बारे में समझोगे तो तुम समझ जाओगे कि क्या है रीजन इसके पीछे का। तो वायरसेस का क्या कैरेक्टर है बच्चा? वायरसेस जब किसी नॉन लिविंग के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, जैसे कि आपके डोर के नोब पे आप जो पेन यूज कर रहे हो उस पे, आप जो बुक यूज कर रहे हो उस पे, आप जिस डेस्क पे बैठे हो अभी उस पे, ठीक है, आप जिस फोन को पकड़े हो उस पे, अगर मान लो उस पे अगर कोई वायरस है तो उस वक्त वो कैसा कैरेक्टर शो करेगा? नॉन लिविंग वाला। किसी भी नॉन लिविंग के कांटेक्ट में अगर रहेगा तो नॉन लिविंग जैसा एक्ट करेगा। लेकिन जब वो किसी लिविंग थिंग्स के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि मान लो किसी प्लांट के अंदर चला गया, किसी एनिमल के अंदर चला गया, किसी बैक्टीरिया के अंदर चला गया, तो वो कैसा कैरेक्टर शो करेगा बच्चा? लिविंग की तरह कैरेक्टर शो करेगा। तो कहते हैं वायरसेस एग्जिबिट्स बोथ कैरेक्टर्स, लिविंग का और एज वेल एज नॉन लिविंग, दोनों के कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, जब नॉन लिविंग के फॉर्मेट में होता है तो उस वक्त वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। क्रिस्टल के फॉर्म मतलब समझते हैं आप? क्रिस्टल का फॉर्म हो गया बच्चा जैसे शुगर और सॉल्ट का फॉर्म होता है ना, कि आप देखोगे कि कैसा वो क्रिस्टल जैसा होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसके अराउंड। ठीक है, बीच में डीएनए, जेनेटिक मटेरियल्स वगैरह उसके होंगे और एकदम उसके किनारे में एक प्रोटेक्टिव लेयर होगा जो कि क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होगा, नॉन लिविंग थिंग्स टाइप का। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चा, इसके बाद आप देखोगे कि हमने नेक्स्ट जो पढ़ा वो लिविंग के बारे में पढ़ा, कि जब वो किसी लिविंग के बारे में, देखिए होता क्या, आप उसको अच्छे से समझिए कि होता क्या है बच्चा, कि उनका सबसे पहली बात तो वायरसेस एक सेल नहीं है। आपने इससे पहले वाला जो एक पढ़ा कि सेलुलर है ना, तो सेलुलर के बारे में, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, सिंगल सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये सब पढ़ा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वायरसेस एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपका सीधा आंसर होगा नो, वायरसेस एक असेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चा। ठीक है, इनके पास अपना कोई मैकेनिज्म है, ना तो इनके अंदर डाइजेशन हो रहा है, ना तो रेस्पिरेशन हो रहा है, ना तो एक्सक्रीशन हो रहा है, इनका अपना कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये जब अगर आपके एटमॉस्फेयर में है तो ये एक क्रिस्टल लाइक पार्टिकल है, सिर्फ एक पार्टिकल है। लेकिन जैसे ही ये किसी सेल के कांटेक्ट में जाता है, जैसे ही किसी सेल के अंदर जाएगा, ये क्या करेगा? ये उस सेल के मैकेनिज्म को क्या कर लेगा? अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, अब उसके सेल को पूरा का पूरा वो अपने कंट्रोल में कर लेगा और फिर उस पूरे सेल के मैकेनिज्म को अपने कंट्रोल में करके क्या करता है? अब तुम समझ जाओ कि तुम्हारा अपना सेल किसी और के कंट्रोल में है। अब अगर उसको मारना हो तो हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर सेल को मारेंगे, और उस पर्टिकुलर सेल को मारेंगे तो तुम्हारा सेल डेड हो रहा है। गेटिंग? चलिए इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, जब इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ेंगे ना तो थोड़ा उसमें थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी आप बस ऐसे समझो कि वायरसेस क्या है? एक असेलुलर ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है। और इसके ये कैसा कैरेक्टर शो करता है, बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, दोनों के कैरेक्टर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड का आपका आंसर होगा बच्चा एवरीवेयर। ठंडा हो, गर्म हो, ठीक है, ड्राई हो, सलाइन हो, मतलब कि बहुत नमकीन खारा पानी हो, हर टाइप के एरिया में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट सुटेबल सुटेबल इन्वायरमेंट क्या है इनके लिए, तो आप कह सकते हो बच्चा वार्म एंड मॉइस्ट, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, वार्म एंड मॉइस्ट। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे ज्यादा, इसी वजह से तुमने नोटिस किया होगा कि सबसे ज्यादा डिजीज आपको कौन से सीजन में आता है, रेनी सीजन में, राइट ना। सबसे ज्यादा डिजीज आपको कौन से सीजन में आता है, रेनी सीजन में। क्यों बच्चा, क्योंकि उस वक्त देखोगे कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, साथ ही साथ ना तो टेम्परेचर बहुत हॉट होता है ना तो बहुत कोल्ड होता है। कैसा होता है, गर्म सुमसुम टाइप का, है ना, ऐसे गुनगुना टाइप का मौसम होता है। तो ये टेम्परेचर जो है ये सबसे ज्यादा सुटेबल होता है किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो आप देखो आपके बुक में दिया है कि आइस कोल्ड वाटर मतलब बहुत ही ठंडा पानी, हॉट स्प्रिंग मतलब बहुत ही गर्म पानी, ड्राई मीन्स बिल्कुल सूखा एरिया, मार्शी मीन्स होता है बच्चा एकदम दलदला सा, और सलाइन मीन्स सी या ओशन का पानी जिसमें बहुत ही ज्यादा नमकीन होता है। इन सभी एरियाज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप डीप अर्थ क्रस्ट में चले जाओगे, वहां भी सॉइल में भी, ओशन के फ्लोर पे भी, या फिर हाई एटमॉस्फेयर में भी चले जाओगे तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि ये बहुत ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर वेरी हार्श एटमॉस्फेयर में भी इजिली सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो इसीलिए आप एक लाइन का आंसर क्या कहोगे, इट इज फाउंड एवरीवेयर। चलिए अब इसके रोल्स मतलब इनका रोल क्या है हमारे लाइफ में वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल भी है बच्चा और हार्मफुल भी है, ठीक है। तो हम रोल जब पढ़ेंगे तो हम पहले यूजफुल देखते हैं कि ये हमारे लिए यूजफुल कैसे है। तो पहला आप लोगों ने ये वर्ड पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा होगा, डीकम्पोजिशन। इफ यू कैन रिकॉल कि डीकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है बच्चा जिसमें हम बड़े कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को तोड़ के और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, राइट। तो ये जो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डीकम्पोजिशन है क्या, तो जो भी प्लांट्स के या फिर लिटर होते हैं या फिर आपके किचन वेस्ट होते हैं बच्चा, ये सड़ते हैं, राइट। और सड़ के पहले तो ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, प्लांट का एक पत्ता गिरा वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। कुछ लिटर हो गए मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हो गए या फिर किचन वेस्ट हो गया या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, वो क्या है पहले शुरू शुरू में कॉम्प्लेक्स है। आप उसको एक महीने बाद देखोगे तो क्या आप उसी टाइप में पाते हो, नहीं, वो पूरा सड़ गया होता है। और वो कैसे में चेंज हो जाता है बच्चा, एकदम सिंपल सॉइल के फॉर्मेट में, राइट ना, छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो ये जो एक ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, इसी प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब बात ये होती है बच्चा कि ये जो आप ऑर्गेनिक मैटर या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट बनाते हो या फिर आपके किचन से ये जो वेस्ट आ रहा है या जो पत्ता गिर रहा है, इसको डिकम्पोज कर कौन रहा है, इसको सड़ा कौन रहा है, तो बच्चा इसमें रोल है बैक्टीरिया का, फंगाई का, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। किसका रोल है बच्चे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब इस बात को ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है बच्चा, ये बायोजियो साइकिल में भी हेल्प करता है। अब बायोजियो साइकिल क्या है, तीन वर्ड है बच्चा, बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, और केमिकल मीन्स यू ऑल नो केमिकल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब इसमें दो टाइप के केमिकल के बारे में यहाँ पे एग्जांपल में आपको दे रखा है। पहला है कार्बन, दूसरा है नाइट्रोजन। चलो इसको समझते हैं। होता क्या है ना बच्चे कि आपका जो सॉइल है, ठीक है, उसमें आपके सॉइल में नाइट्रोजन, मतलब आप स्टार्ट यहां से, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कौन सा एयर है बच्चा, आपने एटमॉस्फेयर वाला पढ़ा है ना कि नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और अदर गैसेस होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन। कितना परसेंट, 78%, राइट। अब बात ये होती है वो एटमॉस्फेयर से वो नाइट्रोजन प्लांट्स में या फिर हमारे बॉडी में या फिर किसी भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन होता है डिफरेंट फॉर्मेट्स में। एक तो प्रोटीन के ही फॉर्मेट में होता है बच्चे, अमोनिया में NH3 होता है ना, NH4। तो आप ये सब पढ़ोगे आगे चल के, परेशान नहीं होना, आप बस ऐसे समझो कि नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में कैसे पहुंच रहा है।
तो ये एक साइकिल है बच्चा। और एटमॉस्फेयर से सबसे पहले ये आता है सॉइल में, सॉइल में फिर प्लांट आएगा, फिर प्लांट वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेगा, फिर हम जब प्लांट को खाएंगे तो हमारे बॉडी में नाइट्रोजन आएगा, फिर हम डेड होएंगे तो फिर हम जाके किस में मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं, कुछ एयर में मिल जाते हैं, राइट ना। तो ये एक साइकिल है बच्चा जो चलता रहता है। तो बात ये आ रही है बच्चा कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में कौन ला रहा है, बैक्टीरिया। ठीक है, आगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। ठीक है, इसी तरह कार्बन का भी सेम है, सेम जैसा अभी आपको नाइट्रोजन का साइकिल बताया, सेम साइकिल कार्बन का भी चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। मतलब कि ह्यूमन के बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन, मतलब कि कितना, एक ह्यूमन के बॉडी में कितना सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आप एक बार तो समझ लो, ट्रिलियंस, एक वर्ड समझ लो कि कितना कितना है, ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर आप चल फिर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। और जब नहीं नहाते धोते होगे तो सोचो कितना सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके घूमते होगे, राइट ना। तो ये सब सोचेंगे, इसीलिए हमेशा अपने आप का अपना हाइजीन मेंटेन करेंगे, अपने आप को फ्रेश रखेंगे, क्लीन रखेंगे। ठीक है, आप सोचिए बिना नहाए धोए आप ट्रिलियंस ऑफ लेकर घूम रहे हैं, है ना। नहीं नहाएंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हमेशा ट्राई टू मेंटेन योर हाइजीन। चलिए नेक्स्ट है बच्चा कि ये क्या है बच्चा, कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लेकर घूम रहे हो। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा हार्मफुल ही है, कुछ क्या है, यूजुअली क्या है, हार्मलेस भी है। जैसे कि गट बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया जो है वो अच्छा बैक्टीरिया, गट मतलब आपके स्टमक में जो बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया, वो बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया बच्चा। वो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर वो नहीं रहे तो आपका फूड डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। नेक्स्ट है, ये सारे एसेंशियल, मतलब हमारे डिफरेंट एसेंशियल सिस्टम्स को परफॉर्म करने में, ठीक है, हेल्प करते हैं। और इन्हें ह्यूमन माइक्रोबायोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमन माइक्रोबायोम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज आवर फ्रेंड्स। मतलब अब हम पढ़ेंगे बच्चा, जिससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि आप बताओ क्या, व्हाट आर द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आप उसको ध्यान से वन बाय वन समझते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। तो पहला है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम अपने खाने में करते हैं। कितने बच्चों ने ये सुना है कि दही में छोटे छोटे कीड़े होते हैं। एक्चुअली वो कीड़े नहीं होते हैं, हमने देखा, हमने सुना है। वो क्या होते हैं बच्चा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये जो दूध है, ये दही बनता कैसे है, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस नाम का, भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इफ यू कैन रिकॉल, कि बैसिलस वर्ड अगर कहीं आएगा तो उसका मतलब होगा रॉड शेप। देखो यहाँ पे बना भी है रॉड शेप, राइट ना। तो ये रॉड शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, और लैक्टो का मतलब क्या होता है, लैक्टो वर्ड सुने हो कभी, लैक्टो का मतलब एकदम डायरेक्ट मतलब होता है लैक्टो का मिल्क। लैक्टो का डायरेक्ट मतलब क्या होगा बच्चे, मिल्क। और बैसिलस जो है वो रॉड शेप के बैक्टीरिया के लिए, तो लैक्टोबैसिलस मिल्क रिलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए, तो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरियम वर्ड यहां लिखा। बैक्टीरियम मतलब बच्चा एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया मतलब बहुत सारा बैक्टीरिया। वैसे अगर कहीं लिखा रहा है फंगस, मतलब एक फंगस। ठीक है, और फंगाई लिखा रहा है तो बहुत सारे फंगस। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, तो कहता है एक सुटेबल टेम्परेचर। कभी आप अपने मम्मी से जाके पूछेगा कि दही जमता कैसे है, तो ना तो दूध बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। एक वार्म टाइप का, अगर गुनगुना सा दूध जो होगा, उसमें जब आप थोड़ा सा कर्ड डालते हो, अब वो जो थोड़ा कर्ड डालते हो बच्चा, वो जानते हो वो क्या है, वो आप थोड़ा सा बैक्टीरिया डाल रहे हो, और वो जो थोड़ा बैक्टीरिया आप उसमें डाल रहे हो उसे हम कहते हैं इनोक्यूलम। ये वर्ड याद रखो, आगे चैप्टर में काम आएगा। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, इनोक्यूलम। ठीक है, ये जो थोड़ा दही आप डालते हो उसे हम कहते हैं इनोक्यूलम। आपने दूध को थोड़ा वार्म टाइप का दूध लिया और उसमें आपने थोड़ा इनोक्यूलम डाला, मतलब कि थोड़ा बैक्टीरिया डाला। अब क्या होगा, जब आप उसे सुटेबल टेम्परेचर दोगे, फेवरेबल टेम्परेचर दोगे, ठीक है, यानी कि अब उसमें मिला दिया और उसको हीटर पर हीट कर दिया, ठीक है, या फिर फ्रीजर में रख दिया, तो क्या होगा, अगर ऐसा कर दिया तो नहीं होगा। उसे कैसा टेम्परेचर देना होगा, मॉइस्ट और वार्म टाइप का। तब क्या होगा, वो मिल्क जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में। इज इट क्लियर। दूसरा देखो, टॉम एंड जेरी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जेरी एक चीज खाता है जिसमें बहुत बड़ा बड़ा इस तरह से होल होता है, राइट ना। उस चीज में इस टाइप से बहुत बड़े बड़े
होल होते हैं बच्चा, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन समझ जाइए बस अभी फिलहाल के लिए कि ये जो पर्टिकुलर जो चीज बनने का जो प्रोसेस है बच्चा, इसमें किसका रोल होता है, तो इसमें बैक्टीरिया और फंगाई का रोल होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी। तो फर्मेंटेशन है क्या? फर्मेंटेशन क्या है बच्चा कि आप सभी के घर में इडली डोसा बनता है, राइट? बेकरी का आइटम बने या ना बने, इडली डोसा इज क्वाइट कॉमन इन ईच एंड एवरी हाउस, आई गेस सो। ठीक है, तो अगर आपने कभी इडली का बैटर देखा होगा तो होता क्या है कि जब इडली के बैटर को तैयार करके रखा जाता है तब उसका लेयर नीचे होता है, लेकिन अगर उसको आफ्टर सम टाइम लाइक आफ्टर 3 या 4 आवर्स अगर जाकर देखोगे तो यू विल फाइंड कि वो एकदम ऊपर उठ के आ गया है। तो ये जो हुआ, इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। ये जो इडली का बैटर अचानक से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इसे क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन कहेंगे। अब चलो देखते हैं कि फर्मेंटेशन है क्या। होता क्या है, एक फंगाई है जिसका नाम है ईस्ट। ये फंगस क्या करता है, ये फंगाई क्या करता है बच्चा, कि जो बैटर तैयार करके रखा हुआ होता है उसमें अगर थोड़ा ईस्ट मिला दिया जाए या फिर ना भी मिलाया जाए तो ये क्या होता है, ये फंगस अगर एटमॉस्फेयर में है तो ये उसमें जाके रिप्रोड्यूस करने लगता है, मतलब ग्रो करने लगता है। ठीक है, अब वो उसमें ग्रो करेगा तो उसके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या रिलीज होगा? CO2 रिलीज होगा। तो आपके ब्रेड में या फिर आपके इडली या डोसा में ये जो होल होल आप देखते हो ना बच्चा, उस होल में जानते हो क्या है? उस होल में है गैस। और कौन सा गैस है? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। उस पर्टिकुलर जो ब्रेड में जो आप होल होल देखते हो, या इडली या डोसा में आपने देखा हो, या फिर ढोकला वगैरह, कोई भी ऐसा पफी टाइप का अगर स्ट्रक्चर देखे हो, या फिर सॉफ्ट टाइप का अगर कोई भी खाने का आइटम देख रहे हो जिसमें ये पफीनेस आ रहा है या फिर सॉफ्टनेस आ रहा है, तो वो किसकी वजह से आ रहा है बच्चा? ये ईस्ट वाले बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो CO2 निकालेंगे, और वो वहां कौन सा गैस ट्रैप्ड है? तो CO2 गैस ट्रैप्ड है। ठीक है, चलिए, तो ब्रेड इडली में फ्लफी या फिर सॉफ्ट टेक्सचर किसकी वजह से आता है? क्योंकि उसमें CO2 ट्रैप्ड है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहलिक बिवरेजेस। बिवरेजेस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है बच्चा? कहीं भी अगर आपसे कहीं देखोगे, आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे तो यू विल फाइंड कि वहां दिया रहता है एक कॉलम, उसमें दिया रहता है बिवरेजेस। बिवरेजेस मीन्स उसमें देखोगे जितने जूस वाले आइटम है, राइट, कॉफी वाले आइटम है, जितने भी लिक्विड टाइप की चीजें हैं वो आपके बिवरेजेस वाले मेन्यू में रहता है, राइट ना? तो बिवरेज वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है? लिक्विड, पेय, पेय पदार्थ। एकदम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो आप क्या कहोगे? पेय पदार्थ। ठीक है, तो बिवरेज इज लाइक कि जितने भी ड्रिंक टाइप के आइटम्स हैं। तो यहां हम बेसिकली अल्कोहलिक बिवरेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें है आपका अल्कोहल, वाइन, या फिर एसिटिक एसिड के बारे में भी डिस्कस किया गया है। एसिटिक एसिड क्या है बच्चा? कुछ बच्चों के घर में यूज होता होगा और कुछ बच्चे स्पेसिफिकली इसके बारे में जानते होंगे, विनेगर के बारे में जानते होंगे, राइट ना? ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज में यूज किए जाते हैं विनेगर को। और विनेगर किस केमिकल से बना है? तो सीधे से आंसर करोगे एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड इज डायरेक्टली इक्वल टू विनेगर, या तो एसिटिक एसिड को या तो विनेगर को। ठीक है, मतलब आपके घर में जो विनेगर खाने में यूज हो रहा है तो आप कह सकते हो कि एसिटिक एसिड यूज हो रहा है। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारा जो अल्कोहल बनने का प्रोसेस है, वाइन बनने का प्रोसेस है, विनेगर या एसिटिक एसिड बनने का प्रोसेस है, ये कैसे बनता है बच्चे? तो इसमें भी वही सेम फंगाई जिसका नाम ईस्ट है, ये क्या करता है? ये क्या करता है बच्चा? नेचुरल सुगर्स, जैसे वाइन अगर तुम जानते होगे या फिर अल्कोहल जानते होगे, तो ये सब किससे बनता है बच्चा? फ्रूट्स या फिर अनाज, आपने सुना होगा, महुआ सुना होगा, राइट ना? या फिर सुना होगा कि चावल का भी पानी वगैरह को सड़ा के और यूज किया जाता है। यू मे हैव हर्ड अबाउट इट। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है बच्चे? तो उसके जो नेचुरल सुगर है, जो सीरियल्स यूज हो रहा है, जैसे ग्रेन्स वगैरह यूज हो रहा है, या फिर जो फ्रूट से वाइन बन रहा है, आपने सुना होगा ग्रेप्स के जूस को फर्मेंट करके वाइन बनता है, राइट ना? तो ये उसके जो नेचुरल शुगर है, फ्रूट्स या फिर सीरियल्स के जो नेचुरल शुगर है, उसको ये ईस्ट क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसमें? अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा सीवेज ट्रीटमेंट। अब बात आती है व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट जो है बच्चा, आपके घर से
जो ड्रेनेज मतलब ड्रेनेज सिस्टम है उसमें जो ड्रेन होके जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ जा रहा है? क्या ये जाके डायरेक्ट रिवर में मिल जा रहा है, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो रिलीज होता है वो क्या वो डायरेक्टली जाके वहां से भी बहुत सारा मतलब ड्रेन होकर गंदा पानी जाता होगा, क्या वो डायरेक्टली रिवर में मिल जाता है? उन पानी का होता क्या है बच्चे? तो आप सोचिए कि इतने सारे घर हैं, सभी के घर से लीटर्स एंड लीटर्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम से लीटर्स एंड लीटर्स ऑफ सीवेज निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है? तो उसका होता है बच्चा ट्रीटमेंट, है ना। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता क्या है? तो होता यह है बच्चा कि गंदे पानी को ट्रीट करके और फ्रेश पानी को रिलीज कर देते हैं हम रिवर में, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है बच्चा। अब यहां आपको एक नया वर्ड देखने को मिलेगा और वो है इफ्लुएंट। क्या है? इफ्लुएंट वर्ड। ये एक्चुअली है क्या? तो कुछ बैक्टीरिया का यूज किया जाता है इस सीवेज के ट्रीटमेंट में या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट के ट्रीटमेंट में, और उसे ही क्या कहते हैं? इफ्लुएंट कहते हैं। अब ये बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं बच्चा? तो एक रफ समझ लो कि सारे तुम्हारे घर से या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो भी पॉल्यूटेड वाटर जो है वो उसको एक बड़े से टैंक में मान लो इकट्ठा किया गया, ठीक है। वहां क्या होगा? चर्निंग होगा और उससे जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे उसको ऊपर ऊपर से निकाल लिया गया, ठीक है। बड़े पार्टिकल्स को तो इजीली निकाल दिया जाएगा। अब जो छोटे पार्टिकल्स है जो उसमें घुल गए हैं पूरे पानी में, ठीक है, उसमें क्या होता है? ये जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली एनारोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिनको की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चा? धीरे धीरे गंदगी को डाइजेस्ट करते हैं और सारा गंदगी नीचे जाके सेटल हो जाता है, ऊपर से अच्छे पानी को हम निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर? और यही जो पूरा प्रोसेस है बच्चा अभी जो मैंने आपको समझाया, या फिर आप सीधे एक लाइन में लिख सकते हो कि बैक्टीरिया यूज होते हैं जो कि बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट में या इंडस्ट्रियल वेस्ट के ट्रीटमेंट में, इसी प्रोसेस को कहते हैं बायो ऑगमेंटेशन। देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, इसमें बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते जा रही है और डाइजेस्ट करते जा रही है। इज इट क्लियर? चलिए, बायो ऑगमेंटेशन ये वर्ड याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे बच्चा कि कैसे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हेल्थ में, ह्यूमन के हेल्थ में यूजफुल है, ठीक है, इनका क्या रोल है तो वो हम देखते हैं। तो इनका रोल है बच्चा कि सबसे पहले यहां देखिए एक एनिमल के बारे में, एक काऊ का एग्जाम्पल देकर बताया हुआ है कि काऊ का जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है बच्चे कि बहुत सारे, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था इफ यू कैन रिकॉल कि गट में हमारे कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वैसे ही काऊ नाम का जो एनिमल है, मतलब गाय जो है बच्चा, उनके एलिमेंट्री कैनाल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब कि फूड से अच्छे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का, है ना, फूड से अच्छे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही अगर हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन में देखें तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है बच्चा, अपेंडिक्स सुने होंगे, राइट ना, हाँ, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ बहुत ही अच्छे बैक्टीरियाज रहते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज का ये घर है, ठीक है। अब आप समझिए ये क्या करते हैं? ये बाउल मूवमेंट करवाते हैं, साथ ही साथ अच्छे डाइजेशन, अच्छे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, अब इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट है, एक तो हमने पहला देख लिया कि हमारे गट में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। दूसरा है बच्चा ये एंटीबायोटिक्स को प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अब एंटीबायोटिक्स, आई गेस आप लोग में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो एंटीबायोटिक्स के बारे में नहीं जानता होगा, और नहीं जानते हो तो अभी समझ लो। एंटीबायोटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है एंटी और दूसरा है बायो। बायो मीन्स बच्चा लाइफ और एंटी मीन्स अपोजिट। देखते हो एंटी पार्टी, राइट ना, एंटी मीन्स अपोजिट, अब बायो मीन्स लाइफ। तो आप ऐसे समझो कि ये अगेंस्ट लाइफ है, इसीलिए बच्चा कहते हैं बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये आपके अच्छे ही सेल्स को डेड कर देगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि हमें एंटीबायोटिक्स को ज्यादा क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये अभी हमने क्या पढ़ा? अगेंस्ट लाइफ, राइट, लाइफ के अपोजिट में है। तो अगर हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारे ही लाइफ को ये धीरे धीरे खत्म कर देगा, राइट। तो अभी हम बेसिकली एंटीबायोटिक्स किसके लिए लेते हैं? हम बैक्टीरियल्स के लिए लेते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लाइफ है, राइट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। हम एंटीबायोटिक लेते हैं ताकि हम उन्हें किल कर सके।
हुआ क्या बच्चा, ये एक ऐसा केमिकल है जो कि इनहिबिट मतलब रोकना, इनहिबिट मतलब रोकना, स्टॉप करना, स्टॉप करता है किसके ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को। इसीलिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं जब भी हमें किसी टाइप के वायरल डिजीज या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस हो जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चा कि सबसे पहला एंटीबायोटिक कैसे मतलब सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया, कैसे खोजा। तो हुआ क्या कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट है बच्चा जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। इन्होंने सॉरी एडवर्ड जेनर तो वैक्सीन के लिए थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग्स। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसमें क्या हुआ कि वो बैक्टीरिया को ऐसे ही कल्चर कर रहे थे, मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ कर रहे थे। उसी में क्या हुआ कि किसी एक प्लेट में एक फंगस था, ठीक है, एक फंगस था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। उस बैक्टीरिया का नाम क्या था बच्चा, पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक बैक्टीरिया था। और वो जो बैक्टीरिया है, यहाँ मेंशन नहीं है बच्चा, आप उसको मेंशन करिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक बैक्टीरिया था, जिससे क्या हुआ बच्चे कि उसका ग्रोथ जो है वो क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। तो अब उन इससे क्या हुआ कि पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम नाम का, ये क्या है, ये बैक्टीरियल के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। तो पता चल गया ये क्या हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है। तो पेनिसिलियम उन्होंने सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया, उसका नाम था पेनिसिलियम। उसका नाम क्या था बच्चा, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम नाम का एक एंटीबायोटिक बना, और जो कि किससे पाया गया बच्चा, फंगाई से पाया गया। इसके बाद कुछ और भी एंटीबायोटिक्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन का नाम दे रखा है, एरिथ्रोमाइसिन का नाम दे रखा है, ठीक है। ये सब कुछ फंगाई से या फिर बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स को बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ, ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक खाएंगे तो ये हमारे यूजफुल बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में बता दिया। चलिए अब आप देखिए एंटीबॉडीज के बारे में। ये एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज बच्चा ये क्या होते हैं कि जब आपके बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो वो एक एंटीजेन होता है, ठीक है। आपके बॉडी के लिए वो कुछ नया नया है, ठीक है। लाइक जैसे ही आपका बॉडी उसको आइडेंटिफाई करेगा, वो देखेगा कि ये हमारी बॉडी से फेमिलियर नहीं है, ये कुछ अलग है, ठीक है। तो तुरंत क्या होगा, वो एंटीबॉडीज बनाने लगेगा, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या होगा कि इसको आप पढ़ोगे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। अभी फिलहाल के लिए आप बस ऐसे समझो कि एंटीबॉडीज क्या है, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या बाहर का ऐसा अनवांटेड आइटम आ गया है जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, जो डिजीज काउज कर सकता है, ठीक है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। उसको क्या करेगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा और फिर उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। बस अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझो, आगे आप इसके बारे में और डिटेल में समझोगे। फिलहाल आप बस ऐसा समझो, एंटीबॉडीज हमारा शरीर अपने आप बनाता है। अभी आपने एक पढ़ा एंटीबायोटिक्स जो आप बाहर से लेते हो, राइट। लेकिन एंटीबायोटिक्स लेने से पहले आपका शरीर जो है बच्चा, जैसे ही आप समझ रहे हो, आप थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में रहते हो दिन भर, है ना। तो होता क्या है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या आपको हमेशा एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, नहीं। तो उस वक्त कौन लड़ रहा है, आपका आपका बॉडी खुद लड़ाई कर रहा है। कैसे लड़ रहा है बच्चा, एंटीबॉडीज बना बना के। ये एंटीबॉडीज क्या कर, ये एंटीबॉडीज का काम क्या है, सबसे पहले आपका शरीर जैसे ही किसी फॉरेन अनवांटेड या फिर नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को का एंट्री देखेगा, वो तुरंत अलर्ट हो जाएगा, ठीक है, कि अरे ये कैसा, जैसे सोशल में कैसे पढ़े हो कि फॉरेन इन्वेजन होते ही अलर्ट हो जाते हैं और अटैक करने लगते हैं। तो वैसे ही हमारा बॉडी भी क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। कैसे, पहले आइडेंटिफाई करता है फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है ना। चलिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी बच्चा क्या है, आप एकदम सिंपल वर्ड्स में समझिए कि आप बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे कि मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मुझे जल्दी कोई डिजीज नहीं होता है। सुने हो ये वर्ड कि अगर जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा उसको डिजीज नहीं होंगे, ऐसा वर्ड सुने होंगे।
होता क्या है बच्चा, ये हमारे शरीर का नेचुरल एबिलिटी है, किसी भी, हमारे नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एनी ऑर्गेनिज्म का ये नेचुरल एबिलिटी है कि वो क्या करता है कि वो रेजिस्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो हमें डिजीज काउज करे या फिर जो हमें इंफेक्शन काउज करे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ता है। अभी जो मैंने बताया आपको एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी हमारे इम्यूनिटी का ही एक पार्ट है बच्चा, कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपका शरीर बहुत सारा एंटीबॉडीज बनाएगा, सीधी बात, गेटिंग ना। चलिए फिर से समझिए आप बात को, इम्यूनिटी क्या है, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप पे अटैक किया, अगर आपका ये इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपका नेचुरल एबिलिटी के थ्रू बच्चा, आपके नेचुरल एबिलिटी के थ्रू उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, क्या बना के, एंटीबॉडीज बना के। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। हम क्या करते हैं बच्चा, हमारा शरीर हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में या फिर डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं बच्चा, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन लेते हैं, ठीक है। अब ये वैक्सीन क्या करते हैं बच्चा, ये वैक्सीन है क्या, तो ये क्या करते हैं कि ये हमारे शरीर में आके और हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं। बात समझे? अब जैसे कि हमारा शरीर जो नेचुरल एबिलिटी से एंटीबॉडी बना रहा था, अगर वो नहीं बना पाए तो हम वैक्सीन लेते हैं ताकि हम हेल्प कर सके हमारे शरीर को एंटीबॉडीज बनाने में, ठीक है। तो ये क्या है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में क्या बनाए, एंटीबॉडीज बनाए, ठीक है। चलिए अब वैक्सीन क्या है बच्चा, तो ये क्या, हम जो वैक्सीन लेते हैं, क्या आपको पता है वो क्या होता है? तुम्हें लगता होगा वो कोई केमिकल होता होगा, है ना, देख कर लगता है ना कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है। हम वैक्सीन जो लेते हैं बेसिकली वो लिक्विड फॉर्मेट में होता है, तो हम सोचते हैं कोई केमिकल ले रहा है, वो एक्चुअली बच्चा वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तुम अपने शरीर में एंट्री करा रहे हो। जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको किसी भी चीज का, अभी तो बहुत रिसेंटली आपके पेरेंट्स वगैरह ने कोविड का इंजेक्शन लिया होगा, तो क्या आपको पता है कि ये जो सार्कोरोमा वायरस जो जिसके थ्रू कोविड हो रहा था, कोरोना हो रहा था, तो ये जो वायरस था हम एक्चुअली उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने शरीर के अंदर डाल रहे थे। किस फॉर्मेट में, तो इधर किल्ड फॉर्मेट में और वीकेंड, मतलब कि उसको कमजोर करके। ऐसा नहीं कि एकदम फ्रेश और एकदम क्या कहें स्ट्रॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने शरीर में एंट्री दे दिए, नहीं। हम क्या करते हैं बच्चा कि वैक्सीन जब लेते हैं तो उनका वीकेंड फॉर्म डालते हैं, क्योंकि ताकि हमारा जो नेचुरल एबिलिटी है वो नेचुरल एबिलिटी उस पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाए। आप बात को समझ रहे हो? आप एक बार फिर से इसको रिकॉल करने की कोशिश करो या रिवाइज करो। हुआ क्या बच्चे, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपके शरीर में आया तो आपका शरीर क्या बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है, ठीक है। अगर वो पार्टिकल स्ट्रांग होता है तो आपका बॉडी अच्छे से लड़ नहीं पाता है, अच्छे से एंटीबॉडीज नहीं बना पाता है, तब आपको एंटीबायोटिक्स खाना पड़ता है, ठीक है। अब समझिए, अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अगेंस्ट में अगर वो अटैक कर दिए आपके बॉडी पे तो आप कितना भी एंटीबायोटिक खा लो वो हेल्पफुल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चा, हम लेते हैं वैक्सीन। अब इस वैक्सीन से क्या हो रहा है, इस वैक्सीन से क्या होता है कि हम उनके किल्ड, मतलब कि या तो मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने शरीर के अंदर डालते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा शरीर स्ट्रांग पड़ जाएगा और उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना लेगा। तो जब इसका स्ट्रांग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा, तो क्योंकि हमारे बॉडी को पता है कि एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट में कैसे बनाना है, राइट, तो वो आराम से एंटीबॉडीज बना के और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा। इज इट क्लियर? थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम अब वैक्सीनेशंस को लेते कैसे हैं, तो या तो इनॉक्यूलेशन, मतलब ये जो आप देख रहे हो इंजेक्शन वगैरह, या तो ओरली। जैसे ओरली का एक एग्जांपल बताओ, पोलियो ड्रॉप्स, राइट। पोलियो ड्रॉप्स मतलब पोलियो का भी वही केस है कि हम क्या करते हैं, वीकेंड फॉर्म ऑफ या फिर किल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ओरली मतलब
ड्रॉप बाय ड्रॉप मुंह में लेते हैं, राइट ना, या फिर इनोकुलेशन इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। इनोकुलम वर्ड मैंने बता रखा है, राइट ना, कि हम थोड़ा सा बैक्टीरिया डाल के बहुत सारे बैक्टीरियल ग्रोथ करवाते हैं, वही वाला था। चलिए, जो कर्ड में यूज कर रहे थे इनोकुलम सेम। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्रीकल्चर में क्या यूज है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर में भी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम है बच्चा साइनोबैक्टीरिया। ये सब वर्ड आप याद कीजिए, आप ये मत समझिए कि ये सब बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत इजी, आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, आप इसको दो तीन बार पढ़ते जाइए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है बच्चा, कुछ बैक्टीरियाज या फिर साइनोबैक्टीरिया, जिनमें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सॉइल में कैसे आया, तो यही दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ बैक्टीरियाज और कुछ साइनोबैक्टीरियाज। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, किसमें, सॉइल में, ठीक है। किसमें फिक्स करते हैं, सॉइल में। और कैसे फिक्स करते हैं, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन में। अब वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन को तोड़ के नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल में डाल देते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि गिव वन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, तो आप क्या डाल दोगे, साइनोबैक्टीरिया। इज इट क्लियर? चलिए अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स को समझिए। राइजोबियम, राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है बच्चा, वो क्या कर रहा है, वो क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट। अब लेग्यूमिनस प्लांट क्या है, जितने भी दाल वाले प्लांट्स हो गए, जैसे मान लो अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, जितने भी पल्सेस वाले प्लांट्स हैं बच्चे, उन सभी के रूट्स में ऐसे छोटे छोटे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्यूल्स बोलते हैं, क्या कहते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं। अब ये इन नोड्स पे क्या होता है, इन नोड्स पे ये जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है बच्चा, ये क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब कि फायदे का एक एसोसिएशन बनाता है, जिससे दोनों को फायदा हो। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करेगा, और इस बदले में क्या मिलेगा, इसको रहने के लिए जगह मिलेगा, खाने के लिए खाना मिलेगा। इज इट क्लियर? तो इन दोनों का भला हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ऐसा ही एक और एसोसिएशन देखने को मिलता है साइनोबैक्टीरिया का, एक और नहीं, दो, साइनोबैक्टीरिया का किसके साथ, राइस के फील्ड में। अभी जुलाई के टाइम पे आप देखे होंगे कि राइस के फील्ड होते हैं, जिसे हम पैडी फील्ड भी कहते हैं, है ना। इनके फील्ड में क्या होता है बच्चा, कि साइनोबैक्टीरिया सेम एसोसिएशन बनाता है। और साथ ही साथ, पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, एक साइकस का प्लांट होता है बच्चा। साइकस का प्लांट जानते हो कैसा, इस टाइप से बहुत सारे लीव्स निकले हुए होंगे, और बीच में यहाँ पे उसका नेकेड फ्रूट होता है, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म, मतलब आप पढ़ोगे इसके बारे में, साइकस प्लांट। तो इस प्लांट का जो रूट होता है, उससे भी साइनोबैक्टीरिया दो लोगों के साथ, दो लोगों मतलब दो प्लांट के साथ एसोसिएशन बनाता है। पहला है राइस के साथ और दूसरा है साइकस प्लांट के साथ, ठीक है। तो दो एसोसिएशन है साइनोबैक्टीरिया का। राइजोबियम का किसके साथ है, लेगुमिनस प्लांट के साथ, सेम एसोसिएशन। क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब इसके बाद है बच्चा कि इनका यूज क्या है, एनर्जी में या फिर फ्यूल में। इन फ्यूल से एनर्जी आता है, यू ऑल नो, राइट। इसमें बेसिकली आपको दो वर्ड पढ़ने हैं, एक है इथेनॉल और दूसरा है मीथेन। मतलब दो वर्ड, मतलब दो फ्यूल के बारे में। पहला इथेनॉल का प्रोडक्शन, ये किससे हुआ बच्चा, ये शुगर के फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन वर्ड हमने पढ़ रखा है, तो हम इसको फिर से ना डिस्कस करेंगे, अब बस समझते जाओ कि शुगर को फर्मेंट किया और उससे क्या निकल गया बच्चा, इथेनॉल निकल गया। ऐसे ही बायोरिएक्टर, आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि बहुत सारा काउ डंग्स वगैरह को हम क्या करते हैं, एक टैंक में डालते हैं, वो वहां कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। तो बायोगैस रिएक्टर में हमें जो गैस निकलता है, वो कौन सा गैस निकलता है बच्चा, मीथेन गैस निकलता है, जिसे हम बाद में बायोगैस को यूज करते हैं खाना वाना बनाने में। आप सुने होंगे, इसके बारे में पढ़े भी होंगे जूनियर क्लासेस में, राइट ना। तो एक हमने पढ़ा इथेनॉल के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा मीथेन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्लीनिंग द इन्वायरमेंट में कैसे है। तो आपने अभी कुछ देर पहले जो हमने स्टार्ट किया था, वहां डिकम्पोजिशन पढ़ा था।
तो यही है प्रोसेस बच्चा, कि मान लो अगर चीजें मतलब सड़े नहीं, बस मान लो डेड होती जाए और वैसे ही पड़ी रहे। मान लो तुम्हारे किचन से वेस्ट निकला जा रहा है और तुम वो सड़ नहीं रहा है, तो वो क्या होगा बच्चे? मान लो तुम्हारे आसपास जो भी ओल्ड एनिमल्स है उनका अगर डेथ हो रहा है, या फिर मान लो हमारा ही डेथ हो रहा है, तो मान लो सिर्फ डेथ होता जाए और वो वैसे ही रह जाए, तो क्या होगा? हीप बन जाएगा, राइट ना, एक ढेर बन जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं बच्चा? ये क्लीन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि जो भी चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है, जो भी चीजें डेड हो जाती हैं, उनको ये डीके करने में हेल्प करते हैं, डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में चेंज करते हैं, राइट ना। डिकम्पोजर्स कन्वर्ट ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मैटर्स को, वो क्या करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉइल में क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, एटसेट्रा। और ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं? बैक्टीरिया और फंगाई। तो अगर सीधे क्वेश्चन आ गया, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजर्स, सीधे लिख देना बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है। इनका रोल क्या है? ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के, कन्वर्ट करके क्या कर देते हैं? न्यूट्रिएंट्स और CO2 रिलीज करते हैं। दैट्स ऑल। इसके बाद बच्चा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द फोर्स, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन कैसे हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारी यूजफुल, और अब जो हमारा टॉपिक है ये काफी क्या कह सकते हैं, फेमिलियर टॉपिक है बच्चे। अगर आप जैसे ही बैक्टीरिया और वायरस का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ क्या आता था? अभी तक क्या आता था? पढ़ लिए तो अब आपको पता चल गया कि बैक्टीरिया बहुत ही यूजफुल है। इससे पहले आप जब बहुत ही लाइक जूनियर क्लासेस में रहे होगे, उस वक्त आप जब भी बैक्टीरिया वायरस सुनते होगे तो आपके दिमाग में सिर्फ एक वर्ड आता होगा कि ये क्या करेगा? डिजीज काउज करेगा, राइट ना। ये क्या करेगा? डिजीज काउज करेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, इसे आप ध्यान से समझना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए एनिमी कैसे हैं, हमारे लिए हार्मफुल कैसे है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा पैथोजेंस। तो पैथोजेंस वर्ड आप कहाँ यूज करोगे बच्चा? पैथोजेंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज काउज करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज काउज करेंगे, उन्हें हम एक वर्ड में क्या बुलाएंगे? पैथोजेंस बुलाएंगे। इज इट क्लियर? अब आगे देखिए, होता क्या है बच्चे कि जब आप खाना खाते हो, ठीक है, जब भी आप खाना खाते हो तो कुछ खाने के पार्टिकल्स आपके दांत में फंस जाते हैं, ठीक। कुछ खाने के पार्टिकल्स वहां फंस जाते हैं और वहां क्या होता है? बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। अब जब वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो क्या करेगा? एक एसिड प्रोड्यूस करेगा और वो एसिड क्या करेगा? तुम्हारे दांत को सड़ा देगा। इज इट क्लियर? जो खाना आप खाए वो दांत में फंस गया, वहां बैक्टीरिया ग्रो किया और वो बैक्टीरिया एक एसिड प्रोड्यूस किया और वो एसिड क्या किया? तुम्हारे दांत को सड़ा दिया। तुम्हें पता है तुम्हारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? जो टिथ के ऊपर एक लेयर होता है इनामिल का। सोचो बैक्टीरिया कितना पावरफुल है कि बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा और ये जो एसिड प्रोड्यूस करेगा बच्चा, इससे ये टिथ का सबसे मतलब शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट भी कोरोड हो जाएगा। कोरोड मतलब क्या होता है बच्चा? कि हट जाना, मिट जाना या फिर सड़ जाना, ठीक है, कोरोजन, है ना। जैसे कैसे आयरन के ऊपर रस्ट लगता है वैसे ही, ठीक है। तो ये इनामिल लेयर हट जाएगा और जब वो हटेगा तो वहां कैविटी हो जाएगा। टूथ कैविटी सुने हो ना, दांत में इस तरह से होल टाइप का हो जाता है, राइट ना, वो कैविटी कहते हैं उसे। तो इस तरह से आपको क्या होता है? दांत सड़ जाते हैं या फिर टूथ कैविटी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में ग्रो करते हैं बच्चा, और वाटर के बॉडीज में, वाटर में क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे छोटे छोटे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ये क्या करेंगे? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही सारा का सारा ऑक्सीजन यूज कर जाएंगे, तो फिर वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उस वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब आपने क्या पढ़ा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। और अगर वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो तुम बताओ क्या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे? वाटर बॉडीज में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट समझिए बच्चा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउजिंग डिजीज इन
ह्यूमंस। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन के अंदर काउज होते हैं, वो क्या क्या है। तो सबसे पहला वर्ड है टॉक्सिन। टॉक्सिक वर्ड सुने होंगे, आई गेस यू ऑल नो अबाउट टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब होता है बच्चा जो जहरीला, राइट। टॉक्सिक मीन्स जहरीला। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं ना बच्चा, अभी हमने पढ़ा ना कि तुत में बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या क्या रिलीज करा था, एसिड रिलीज करा था, है ना। तो वैसे ही जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो एक हार्मफुल मटेरियल रिलीज करते हैं जो क्या होता है, टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन मतलब क्या हो गया, जहरीला, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारे पूरे शरीर को तो अफेक्ट करते ही हैं, साथ ही साथ उसमें क्या काउज कर देते हैं बच्चा, डिजीज काउज कर देते हैं। इज इट क्लियर। तो अब टॉक्सिन का मतलब समझ गए कि टॉक्सिन क्या है, हार्मफुल मटेरियल है। कौन रिलीज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है, और ये हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदायक है, और ये डिजीज काउज करते हैं। इज इट क्लियर। आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने जूनियर क्लासेस में 2 टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ा होगा, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेशन वर्ड से कम्युनिकेबल आ गया है। कम्युनिकेशन कैसे होता है बच्चा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो कन्वर्सेशन हो रहा है, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। तो वहीं से ये कम्युनिकेबल वर्ड आया है। तो ये है क्या, तो ये है बच्चा कि जब एक इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब कि जिसको डिजीज हो रखा है, उस पर्सन से अगर डिजीज स्प्रेड होके किसी हेल्दी पर्सन में जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, वैसे डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। और दूसरा क्या है कि वैसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर ना हो, वैसे डिजीज को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और यहां हम पढ़ रहे हैं वैसे डिजीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं, स्प्रेड होते हैं, वैसे डिजीज को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, राइट। अब आता है बच्चा कि ये ट्रांसफर कैसे होता है, ये स्प्रेड कैसे होता है। तो ये एयर के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, फूड के थ्रू भी हो सकता है, किसी के कांटेक्ट में आने के वजह से भी हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है। ये किसी भी डिफरेंट इसके डिफरेंट मीन्स है, मोड्स है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिया हुआ है, उसे हम देखते हैं। जैसे बाई एयर देखें, जो कि स्नीजिंग, कफिंग, आप जैसे 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 सबसे कॉमन एग्जांपल देखो कि सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड होता है, तुम क्या करते हो, सर्दी जुकाम होता है ना, तो आप छींकते हो, कफ करते हो, तो उस वक्त विद द एयर क्या हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है। दूसरा क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। सभी ये सब सारे एग्जाम्पल्स को याद रखोगे, ठीक है, बिल्कुल लाइटली नहीं लोगे। ये जितने भी डिजीज के नाम है बच्चा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के लिए ही नहीं, आपके डे टू डे लाइफ के लिए भी आपको पता होगा। अगर आप कभी सुनोगे निमोनिया तो आप समझ जाओगे कि निमोनिया एक ऐसा डिजीज है जो कि एयर के थ्रू ट्रांसफर होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन। तो किसी को निमोनिया हुआ रहेगा तो आप समझ जाओगे कि उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, राइट। कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो कि कॉन्टामिनेटेड फूड से फैलते हैं। जैसे कि अगर मान लो कॉन्टामिनेटेड फूड क्या है बच्चा, ऐसा खाना जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन पे अटैक कर चुके हैं, जिन पे बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, वैसे खाना को हम कॉन्टामिनेटेड खाना कहेंगे, ठीक है। तो उससे क्या क्या होगा बच्चा, ये जो कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, ये अगर खराब खाना, आप बाहर का खाना खा लेते हो, ठीक है, जो ये बेसिकली मक्खियों से ट्रांसफर होता है बच्चा, ठीक है। मान लो इन्फेक्टेड पर्सन के का जो फीसिया होगा, जो वेस्ट होगा, ठीक है, उस पे मक्खी जाके बैठेगी और फिर वही जाके खाने पे बैठ जाएगी, तो फिर क्या होगा, वो बैक्टीरिया का ट्रांसफर हो जाएगा, तो उससे कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स के थ्रू। एनिमल्स मतलब वेक्टर्स का काम करते हैं। वेक्टर है क्या, ये वर्ड ध्यान से सुनो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, वेक्टर वर्ड, ठीक है। वेक्टर क्या है, कभी पोस्टमैन समझते हो कि एक जगह से चिट्ठी उठाया दूसरी जगह पे रख दिया, राइट, यही काम है ना पोस्टमैन का। तो यही सेम समझ लो कि ये वेक्टर्स क्या है बच्चा, ये वेक्टर वर्ड का एकदम सिंपल मतलब समझ लो कि एक पर्सन से उठा के डिजीज को दूसरे पर्सन में छोड़ देना। अब ये कौन कौन है, सबसे पहला तुम्हें पढ़ना है मलेरिया। मलेरिया में ये जो फीमेल एनाफिलीज, इसके लिए वर्ड लिखोगे बच्चा, सिर्फ एनाफिलीज नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, फीमेल एनाफिलीज।
फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो क्या करती है बच्चा, वो इन्फेक्टेड पर्सन के से ब्लड मतलब सक करती है और फिर उसके बॉडी में प्रोसेसिंग होगा, आप पढ़ोगे और डिटेल में, और फिर दूसरे बॉडी में जाके रिलीज कर देती है। और इससे क्या सॉरी दूसरे बॉडी में जब फिर सक करती है तो विथ माउथ उनके स्लाइवा से उनके बॉडी में भी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म चला जाता है, वो पर्टिकुलर प्रोटोजोन्स चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है ट्रांसफर। ठीक है, इसी तरह डेंगू एडीज मॉस्किटो से होता है, प्लेग रैट फ्ली से होता है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, मलेरिया, डेंगू एंड प्लेग, और ये किससे किससे होता है यहां मैंने मेंशन कर रखा है, राइट। अब अदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और पढ़ रहे हैं। तो कॉमन कोल्ड और कंजंक्टिवाइटिस, ये क्या है बच्चा, तो ये आई फ्लू सुने हो, किसी भी पर्सन के आंखों में रेडनेस, या फिर सोकर उठने पे आंख ऐसे चिपक सा जाना, या फिर एक म्यूकस रिलीज होना, या फिर आईज में स्वेलिंग हो जाना, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई फ्लू होना, ये सब वर्ड सुने होंगे। तो ये जो पर्टिकुलर है इसके लिए एक टर्म है बच्चा जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। और ये सब कैसे ट्रांसमिट होता है बच्चा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से। अब डायरेक्ट मतलब किसी के जिस पर्सन को हुआ उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में तुम चले जाओ, या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब उसने किसी पर्टिकुलर अपने आंख को छुआ, फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को छुआ, और फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तुमने टच किया, तो देयर इज चांसेस कि अब वो डिजीज तुम्हें भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। चलिए, अब आपके बुक में कुछ टेबल्स बनाए हुए हैं बच्चा। तो सबसे पहला है कि इन्फेक्शियस डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे कुछ इन्फेक्शियस डिजीज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काउज करते हैं वो क्या क्या है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोन से होने वाले डिफरेंट डिजीज के बारे में बताया गया है। ट्यूबरक्लोसिस, स्नीजिंग, कफिंग, है ना, डिप्थेरिया, कॉलेरा, टेटनस। टेटनस कैसे होता है बच्चा, किसी भी सॉइल वगैरह, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे होता है, आप बस याद करो, टेटनस एंड टाइफाइड। ठीक है, वायरस से रिलेटेड कौन कौन सा है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स। मम्प्स ना चिक्स के पास होता है बच्चा। ठीक है, मम्प्स जो चिक्स के पास स्वेलिंग हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मम्प्स कहते हैं। इन्फ्लुएंजा भी कैसा है भाई, स्नीजिंग कफिंग टाइप। ठीक है, ये भी एयर से ट्रांसपोर्ट होगा। पोलियो, ये क्या होता है, जिसको भी पोलियो वगैरह हो जाता है वो डिसेबल हो जाते हैं, पता है ना कि बोन वीक हो जाता है उनका। चिकन पॉक्स, यू ऑल नो कि रैसेस वगैरह हो जाते हैं। एड्स एक बहुत ही डेडली डिजीज है बच्चा, वायरस से होने वाला एक बहुत ही डेडली डिजीज है। ये पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम खराब कर देगा, और आपको पता है इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा तो आपको मतलब जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा उसको बहुत ज्यादा चांस है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज हो, राइट। इसके बाद फंगस, बेसिकली फंगस रिलेटेड जो डिजीज होते हैं बच्चा वो स्किन से रिलेटेड होते हैं। देखे होंगे कि अगर कभी स्किन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कहते हैं ना कि देखे होंगे कभी एथलीट फुट जो दौड़ बहुत ज्यादा शूज और सॉक्स पहनते हैं तो विद द स्वेट एंड ऑल उनके पैर में ऐसे व्हाइट व्हाइट टाइप का, आप इसको सर्च करिएगा तो आप पाइएगा कि रैसेस बोल सकते हैं, या फिर व्हाइट टाइप से एक स्किन का लेयर निकल रहा है, रेडनेस हो गया है। ठीक है, तो वो फंगस लग जाता है। ठीक है, तो एथलीट फुट हो गया, रिंग वॉर्म हो गया, बिल्कुल रिंग लाइक स्ट्रक्चर में रिंग वॉर्म इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोटोजोन से होने वाले, अभी मलेरिया पढ़ा, देखो सीधे क्वेश्चन आएगा कि मलेरिया जो है वो किस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, तो तुम सीधे लिख देना बच्चे, किससे होता है, प्रोटोजोन से। और पूछे किस वेक्टर से होता है तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कमेंट में लिख के बताओ क्या लिखोगे। नेक्स्ट है अमेबिक डिसेंट्री। ठीक है, जो अमीबा जो पढ़े हो ना उसके थ्रू। ठीक है, फिर स्लीपिंग सिकनेस, ये साई नाम का एक फ्लाई है जिसके थ्रू ये वेक्टर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब एयर के थ्रू ट्रांसमिट होने वाला, जैसे स्नीजिंग और कफिंग। ठीक है, मतलब सर्दी और जुकाम, जो बेसिकली जो तुम कहते हो, है ना, वो किस में होता है, तो ट्यूबरक्लोसिस में हो सकता है, कॉमन कोल्ड में होता है, इन्फ्लुएंजा में होता है, और स्वाइन फ्लू। ये सारे जो डिजीज है इसमें बेसिकली स्नीजिंग और कफिंग होता है। तो ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा बच्चा, एयर के थ्रू। वाटर, कॉन्टामिनेटेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड मतलब ऐसा पानी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसपे अटैक कर चुके हैं, अगर वैसा पानी पियोगे तो टाइफॉइड होने के चांस है, अमेबिक डिसेंट्री होने के चांसेस। अमेबिक डिसेंट्री में क्या होता है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन वगैरह हो जाता है। ठीक है, कॉलेरा, ये सारा पेट से गड़बड़ी वाला है,
अगर खराब पानी पीते हो तो कैसे पेट में कुछ कुछ गड़बड़ होता है ना, तो फिर चांसेस होता है बच्चा ये सब, और इसमें फीवर वगैरह भी होता है। ठीक है, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल में अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, होता क्या, आप अभी तक सुने होंगे कि अगर लोहे से कट जाता है तो हम टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं, राइट ना, है ना। टिटैनी डिजीज होता है बच्चा, अगर टेटनस अगर रिलेटेड टिटैनी डिजीज, इसमें क्या होता है कि पूरा बोन जो है वो एकदम अकड़ जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टिटैनी डिजीज होता क्या है ना बच्चे कि जो रस्टेड आयरन है, ठीक है, जंग लगा हुआ लोहा, वो मॉइस्चर सॉइल से लेता है और मॉइस्चर के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी ले लेता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ले लेता है, और उस बैक्टीरिया, जब वो बैक्टीरिया उस आयरन पे है और जब वो कट लगता है तो वो बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर में चला जाता है और वहां जाके ग्रोथ करने लगता है, और इससे क्या हो जाता है, टिटनस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वुंड, वुंड मतलब इंजरी, है ना, चोट लगता है जब, इसीलिए हम कहते हैं कि, और साथ ही साथ और भी बच्चा एक और बात ध्यान दीजिए कि टिटनस सिर्फ लोहे से ही नहीं होता है। आप जो खाने के आइटम्स यूज करते हो, क्योंकि ये सॉइल में है, तो अगर खाने की चीजों में भी अच्छे से अगर उसको वॉश ना किया जाए प्रॉपरली तो भी चांसेस है टिटनस हो जाने का। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल्स के थ्रू। एनिमल्स के थ्रू यहाँ रेबीज होगा बच्चे, है ना, एग्जाम्पल रेबीज है। ठीक है, रेबीज और मलेरिया, तो यहाँ पे बता रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ओके दिस इज राइट, सॉरी दिस वाज राइट, ये रैबिड डॉग, ओके ये नाम है, याद रखेंगे। ये क्या है कि बता रहा है बच्चा कि ये क्या होता है कि कुछ ऐसे जानवर जो कि पता है कि जिनको पहले से ही ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया अटैक कर चुके हैं, जैसे कि बाय रैबिड डॉग्स। ठीक है, आपने सुना होगा कि आप बोलते होगे अरे वो कुत्ता पागल हो गया, अगर वो काट लेगा तो रेबीज हो जाएगा, तब इंजेक्शन लेना पड़ेगा, राइट ना। तो जो रैबिड डॉग्स होते हैं बच्चा, वो उनके बाइट से अगर बाइट हो जाए तो रेबीज होने के चांसेस हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे मैंने बताया था अभी आपको मस्कीटो वाला, कि अगर किसी मलेरिया वाले, बहुत सारे मच्छर काटते हैं दिन भर, लेकिन अगर किसी मलेरिया वाले मच्छर ने काट लिया तो फिर मतलब किसी को मलेरिया हुआ है, उसको उस मच्छर ने काटा, फिर तुम्हें काट दिया, तो फिर चांसेस है कि तुम्हें भी मलेरिया हो सकता है। और इस तरह से हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस कंप्लीट हुआ टॉपिक। आगे एक और टेबल है बच्चा जिसमें दिया हुआ है मेथड्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब इसमें देखिए बच्चा, इसमें क्या है, इसमें बताया है कि आप कैसे डिजीजेस पे कंट्रोल पा सकते हो या फिर प्रिवेंट कर सकते हो। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स दिए हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मम्स और टेटनस के लिए आप वैक्सीन ले सकते हो। ठीक है, मलेरिया और डेंगू दोनों मच्छर से होता है, तो आप मॉस्किटो नेट लगाइए, पानी जमने मत दीजिए, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाइए, और मॉस्किटो के पॉपुलेशन मतलब ग्रोथ पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। कॉलेरा, टाइफाइड जैसे अगर बीमारियां हो रही हैं बच्चा, तो इसको स्टॉप करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना ये हाउस फ्लाई वगैरह से होता है, ताकि पानी गंदा ना हो। कॉन्टामिनेटेड पानी पीने से बचेंगे, कॉन्टामिनेटेड खाना खाने से बचेंगे, और साफ सफाई का पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिंगवर्म या एथलीट फुट। अभी बताया था ना कि पैरों में व्हाइट व्हाइट कलर का इस तरह से स्पॉट्स हो जाएगा और लगेगा कि स्किन उखड़ रहा है टाइप का, उसे ही एथलीट फुट बोलते हैं। और रिंगवर्म, तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरा अच्छे से अपने हाइजीन का ख्याल रखेंगे। मैंने कहा था ना जितने भी स्किन डिजीज होंगे ना बच्चा, वो सारा बेसिकली फंगस से होते हैं, और उसमें हमें किस चीज का ध्यान देना होता है, हाइजीन का। जितना साफ सफाई मेंटेन करेंगे उतने अच्छे से रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल्स में होने वाले डिजीज और उनके पैथोजेंस के बारे में। एंथ्रेक्स होता है बच्चे काऊ वगैरह में, इनका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सब अफेक्ट हो जाता है, और ये बेसिकली कैटल्स में देखने को मिलता है। कैटल्स क्या होते हैं, काऊ हो गया, वैसे जानवर जो मिल्क गिविंग होते हैं। ठीक है, जो मिल्च एनिमल या फिर ड्रॉट एनिमल होते हैं वो कैटल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो काऊ हो गए, बफेलो हो गए, गोट हो गया। ठीक है, गोट नहीं मतलब काऊ, बफेलो वगैरह जैसे जो भी मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, उनमें क्या होता है, एक एंथ्रेक्स नाम का डिजीज होता है, और इसे कौन काउज करता है, बैक्टीरिया। दूसरा है कैटल में ही होने वाला दूसरा डिजीज फुट और माउथ डिजीज, जो कि वायरस के थ्रू होता है। तीसरा जो अभी हमने जस्ट पढ़ा रेबीज, और सुने भी होंगे, जो कि डॉग और मंकी के काटने पे हो जाता है, वो क्या है, रेबीज। ठीक है, तीसरा है बच्चा कैटल और पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब बच्चा ये
है ना। डक, हेन, गीज, गूज के फार्मिंग जो होते हैं वो पोल्ट्री मतलब बर्ड्स के का फार्मिंग को हम पोल्ट्री फार्म्स कहते हैं। तो ये बर्ड्स से में भी होने वाले डिजीज हैं और वो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। किसके थ्रू होता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, इंसानों में भी होता है ये। और किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है। कैटल में होने वाला रिंग वॉर्म जो कि इंसानों में भी होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और ये किससे होता है बच्चा, फंगाई के थ्रू। पोल्ट्री में होने वाला मतलब बर्ड्स में होने वाले एक डिजीज है जिसका नाम है एस्परगिलोसिस, और ये किससे होता है, फंगाई से होता है। डॉग में होने वाला कैनाइन डिस्टेंपर, आप सुने होंगे इसके बारे में कि कैनाइन मतलब जो उनका जो आगे दो नुकीले दांत निकले होते हैं उसमें डिस्टेंपर मतलब वो थोड़ा क्या कहें, अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। तो उसे हम कैनाइन डिस्टेंपर कहते हैं और ये बेसिकली वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा कि प्लांट्स में होने वाले डिफरेंट डिजीज, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। प्लांट्स में भी बहुत सारे डिजीज होते हैं। एनिमल्स वाले डिजीज जो है वो हमने सुन रखा है। जो हमारे ह्यूमंस में होते हैं वो तो हम काफी फेमिलियर हैं उससे। अब प्लांट्स में होने वाले डिजीज के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले टोबैको, सभी जानते होंगे, टोबैको मतलब समझ रहे होगे, राइट ना। तो ये जो टोबैको का जो लीव्स होता है बच्चा, इस पे क्या होता है, एक वायरस है जिसका नाम है टोबैको मोजाइक वायरस। ये जब अटैक करता है तो इस लीफ पे अनइवन स्पॉट्स, अनइवन मतलब कहीं बड़ा कहीं छोटा, कहीं बड़ा कहीं छोटा, इस टाइप का स्पॉट्स, और साथ ही साथ डिसकलरेशन मतलब लीफ का कलर चेंज हो जाता है। इस ये पर्टिकुलर किस में होता है, टोबैको लीव्स में होता है। किस वायरस के थ्रू, टोबैको मोजाइक वायरस के थ्रू, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चा, दूसरा है कि इसके बारे में पढ़ेंगे सिट्रस कैंकर। अब ये सिट्रस कैंकर क्या है, सिट्रस कैंकर है बच्चा कि जो लेमन वगैरह के पत्ते हैं, पता नहीं तुम लोगों ने देखा होगा या फिर आपके घर में जब लेमन आता है बच्चा तो देखोगे कि उस पे ना रेड रेड कलर का एक स्पॉट इस तरह से बना रहता है, वो होता है बच्चा सिट्रस कैंकर। वो बैक्टीरिया की वजह से होता है ना। और ये क्या करता है ना बच्चे कि फ्रूट का ना जो जूस है वो कम कर देता है, ठीक है। ये अगर पर्टिकुलर डिजीज हो जाता है तो वो अच्छे से फ्रूट को ग्रोथ वगैरह नहीं करने देता है, ठीक है। तो लेजन्स, लेजन्स मतलब एक दाग टाइप का लीव्स पे देखने को मिलेगा, स्टेम पे देखने को मिलेगा, फ्रूट्स पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और विथ रेज्ड ब्राउन, ठीक है, कैसा, विथ रेज्ड ब्राउन वाटर सॉक मार्जिन, ठीक है, इस टाइप का अपीयरेंस देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा जो वीट का पत्ता होता है मतलब गेहूं का पत्ता, उसमें फंगस एक अटैक करता है और उसमें ना रस्ट जैसा अपीयरेंस, रस्ट मतलब समझते हो, जंग जैसा अपीयरेंस देखने में लगेगा कि उस पर जंग लगा हुआ है, किस पे, वीट के जो पत्ते हैं उस पे, ठीक है। तो देखो ऑरेंज रस्ट कलर का अपीयरेंस, ऑरेंज पैचेस देखने को मिलता है किस पे, ओके नो इशू, वेट, यस, ऑरेंज पैचेस देखने को मिलता है किस पे, वीट पे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा किसका, रस्ट ऑफ वीट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है स्मट ऑफ राइस। इसमें क्या होता है, एक ग्रीनिश ब्लैक कलर का अपीयरेंस हो जाएगा, ठीक है, किस पे, लीव्स में, और साथ ही साथ उनके ग्रेन्स पे, ठीक है। स्मट बॉल्स इन ग्रेन्स एंड दैट बिकम ग्रीनिश ब्लैक कलर का हो जाएगा, और दूसरे ग्रेन्स को भी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। मतलब एक अनाज में अगर हुआ तो वो फिर उससे दूसरे अनाज में, फिर उससे दूसरे अनाज में, और फिर पूरा का पूरा जो आपका राइस का फार्म है बच्चा वो पूरा का पूरा अफेक्ट हो जाएगा। और ये किससे होता है, ये फंगस से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आपने देखा होगा कि जो मतलब ईख होता है, जो गन्ना होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो शायद आप रिकॉल कर सकते हो कि एक रेड कलर का, डल रेड कलर का अपीयरेंस देखने को मिलता है, बेसिकली उसके गांठ वाट के पास या फिर ऐसे भी बीच बीच में तुम देखोगे तो देखने को दिखता है। तो ये क्या होता है बच्चा, ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन है जो कि किसके वजह से होता है, फंगस के थ्रू होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है बच्चा कि उसमें भाई फिर वही है कि उस पर्टिकुलर जो वो पर्टिकुलर शुगर केन होगा उसका क्या होगा, जूस का कंटेंट कम हो जाता है ना, वो जूसी नहीं होता है। जैसे हमने वो सिट्रस कैंकर में पढ़ा कि उसमें भी हमने क्या क्या पढ़ा, एक टोबैको मोजाइक वायरस में जो कि टोबैको लीफ का डिस्कलरेशन हो गया, दूसरा पढ़ा लेमन के बारे में, लेमन में क्या था, सिट्रस कैंकर, जिसमें लेसन हो जाता है ना, लेसन हो जाता है जिससे उसका जूस का कंटेंट कम हो जाता है। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा
वीट के पत्तों में जो रस्ट जैसा अपीयरेंस होता है फंगस की वजह से। फिर चौथा पढ़ा राइस के बारे में। राइस में क्या होता है कि राइस के जो ग्रेन्स है, जो अनाज है, उसमें एक ग्रेन में स्मट बॉल होगा, फिर वो फूटेगा और वो फिर दूसरे ग्रेन्स को क्या कर देगा, अटैक कर देगा, है ना, अटैक कर देगा। और इससे क्या होगा कि वो ग्रीनिश ब्लैक कलर का अपीयरेंस देख के आप पता लगा सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर राइस का जो पौधा है वो क्या है, ये अफेक्टेड है किसी फंगस से। ठीक है, वैसे ही अगर शुगर केन में अगर ये डल रेड कलर का अपीयरेंस देखने को मिले तो समझ जाएंगे कि इसमें फंगस ने अटैक कर दिया है। ठीक है, अब देखोगे कि बीच बीच में भी रेड रेड कलर का इस तरह से अपीयरेंस देखने को मिलेगा, राइट ना। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स व्हिच यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट है बच्चा कि एक पैराग्राफ दिया है जिसमें आपको बताया है कि क्या क्या सिम्टम्स है जिससे तुम्हें पता चल सकता है कि प्लांट में डिजीज हुए हैं। तो आप सीधे लिख दोगे कि लीव्स का रिंकल होना मतलब सिकुड़ना, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल ब्रांचिंग का पैटर्न, ब्रांच जो बनते हैं वो एबनॉर्मल पैटर्न हो जाना, मतलब इधर उधर उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होना, इधर उधर ग्रोथ होना। ठीक है, या फिर फ्रूट्स का जो साइज है, या फिर फ्रूट्स के ऊपर लेजन्स बन जाना, जो हमने सिट्रस कैंकर में देखा कि नींबू के ऊपर क्या बन रहा है, लेमन के ऊपर दाग दाग हो रहा है, तो उनका एबनॉर्मल हो जाना। ठीक है, तो ये हमें दिखाता है। या फिर ब्रांचेस पे भी देखोगे कि कुछ इस तरह से रेजिन्स बन जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि शायद वो जो प्लांट है वो क्या हो गया है, अफेक्टेड है किसी पर्टिकुलर डिजीज से। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चा कि क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, और या फिर क्रॉप का पूरा डिस्ट्रक्शन, मतलब पूरा का पूरा तहस नहस हो जाता है, पूरा क्रॉप बर्बाद हो जाता है, राइट ना। ऐसा ही एक फेमिन मतलब होता है बच्चा भूखमारी या फिर महामारी, आयरिश में देखने को मिला था 1740 से 1741 के बीच में। कंप्लीट पोटैटो का जो क्रॉप लगाया था उन लोगों ने, वो पूरा का पूरा डिजीज हो गया था। और वो उस डिजीज का नाम था लेट ब्लाइट पोटैटो। और ये किससे हुआ था, फंगस से हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आयरिश में हुआ था। इस पर्टिकुलर जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो क्रॉप का क्या कहें, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस वर्ड नहीं, पूरा का पूरा क्रॉप ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये जो पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हुआ उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं फेमीन, है ना, मतलब भूखमरी, राइट। और ये क्या हुआ, ये आयरिश में हुआ। और कब हुआ, 1740 से 41 के बीच में। और इस पर्टिकुलर फेमीन में हुआ क्या कि कौन सा क्रॉप बर्बाद हुआ, पोटैटो का क्रॉप। नाम क्या था, लेट ब्लाइट पोटैटो। और किसके थ्रू हुआ, फंगस के थ्रू हुआ। इज इट क्लियर। चलिए, अब हम टॉपिक को, हमारा लास्ट टॉपिक कह सकते हैं या फिर सेकेंड लास्ट कह सकते हैं, फूड पॉइजनिंग, और उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन, और हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फूड पॉइजनिंग क्या है बच्चे, ये सब सुने होंगे। फूड पॉइजनिंग वर्ड काफी कॉमन है। जब हम बाहर का कुछ खाना खा लेते हैं, और ऐसा खाना खा लेते हैं जो कि कॉन्टामिनेटेड खाना हो। कॉन्टामिनेटेड खाना मतलब ऐसा खाना जिसपे बैक्टीरिया या वायरस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर चुके हैं, वैसे खाने का कंजप्शन अगर कर लेते हैं तो डिजीज हो जाते हैं। और वो डिजीज क्या कहलाता है, फूड पॉइजनिंग कहलाता है। सिम्टम्स क्या क्या है बच्चा, वॉमिटिंग होगा। नौसिया मतलब क्या होता है बच्चा, नौसिया मतलब होता है ना कि वॉमिटिंग आ रहा है, चक्कर आ रहा है, सिर भारी लग रहा है, पेट भारी लग रहा है, मन खराब लग रहा है, वैसे फीलिंग को हम कहते हैं नौसिया वाला फीलिंग। ठीक है, सीवियर पेन इन एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब ये जो पेट का नेबल के नीचे वाला जो पेट है ना बच्चा, जो उसे हम कहते हैं एब्डोमेन। ठीक है, तो उसमें सीवियर पेन महसूस होता है, वीकनेस होने लगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम में डैमेज भी हो सकता है बच्चा, इसीलिए इसका तुरंत ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, डायरिया मतलब समझते हो ना, लूज मोशन, और लूज मोशन होता है तो डिहाइड्रेशन होगा। फैटिक मतलब अब लग रहा है बहुत लेजी लेजी सा, ठीक है, एकदम लेजी लेजी फील कर रहे हैं। तो ये सब डिफरेंट सिम्टम्स हैं। अब इससे ये होता कैसे है, होता यह है कि जब तुम बैक्टीरिया को कंज्यूम करते हो, और जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो क्या होता है, जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो टॉक्सिन रिलीज करता है। अब ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन इन फूड, अब जो फूड के अंदर वो टॉक्सिन था उसकी वजह से तुम्हें क्या हो रहा है, ये डिफरेंट सिम्टम्स हो रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो रहा है। अब इसमें पर्टिकुलरली कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है ऐसे फूड पॉइजनिंग के लिए, तो कहोगे क्लॉस्ट्रीडियम। क्या कहोगे, क्लॉस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया। और जो आगे पढ़े थे ना स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस, तो यहां भी पढ़ो स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, और स्टेफाइलोकोकी मतलब बहुत सारा स्टेफाइलोकोकस, है ना। स्टेफाइलोकोकस सिंगुलर है, स्टेफाइलोकोकी प्लूरल है। ठीक है, चलिए
अब इसके बाद एक और है स्पर्गिलस। स्पर्गिलस एक फंगाई है। इससे पहले जो क्लोस्ट्रीडियम और स्टेफाइलोकोकी पढ़े वो दोनों बैक्टीरिया था, और ये क्या है, ये फंगस है जिसका नाम है स्पर्गिलस। इन तीनों का एग्जाम्पल, सिर्फ इन तीनों का ही नाम याद रखना है, जो क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कराता है। तो अब आता है बात कि अब हम बचे कैसे फूड पॉइजनिंग से। तो सबसे पहली बात कि अच्छा खाना खाना होगा, राइट। अच्छा खाना कैसे खाएंगे, जब अच्छा खाना बनाएंगे तो प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और अच्छे से स्टोरेज कीजिए। अगर खाना बहुत देर तक फ्रिज के बाहर है तो अनरेफ्रिजरेटेड खाना जो कि बहुत देर तक बाहर रखा हुआ है उसे मत खाइए। खाने को अवॉइड कीजिए मिस हैंडलिंग। मिस हैंडलिंग मतलब यानी कि थोड़ा सा खाना खा के रख दिए फिर उसको थोड़ी देर बाद खा रहे हैं, इस टाइप की चीजों को अवॉइड कीजिए। खाने को अच्छे से धोकर जब भी प्रिपेयर कीजिए तो अच्छे से वॉश करके अपना हाथ भी अच्छे से धोइए, अपने फूड आइटम्स को अच्छे से धोइए, फिर प्रिपेयर कीजिए, तो चांसेस कम है फूड पॉइजनिंग होने के। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स एंड प्रिंसिपल। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन करने के मेथड्स क्या क्या हैं और इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इस तरह से ट्रीट करते हैं, इस तरह से हैंडल करते हैं ताकि उसके स्पॉइलेज मतलब सड़न स्पॉइलेज मतलब बच्चा सड़न, ताकि हम उसके सड़न को या तो रोक सके या तो स्लो डाउन मतलब धीमे कर सके। और किसकी वजह से खाना खराब किसकी वजह से होता है बच्चा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, राइट ना। तो फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो खाना खराब हो रहा है उस प्रोसेस को हम या तो रोक सकें और या फिर थोड़ा स्लो डाउन कर दे उसके प्रोसेस को। और इसका प्रिंसिपल बेसिक क्या है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रिवेंट करें, मतलब स्टॉप करें, रोक सकें। ठीक है, अब इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड पढ़ोगे बच्चा, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है बच्चा, तो रेंसिडिटी अगर एक वर्ड में सुनेंगे, एक वर्ड में पूछा जाएगा तो कहोगे रेंसिडिटी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता क्या है कि आप देखोगे जिन चीजों में ऑयल का यूज ज्यादा किया हुआ रहता है वो चीजें जल्दी खराब होती हैं, राइट ना। तो होता क्या है कि ये फैट जो है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है और जिससे खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कहते हैं और इसका नाम क्या है, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, और अगर खाना जब खराब हो जाता है बच्चे तो उससे एक अजीब सी ऑर्डर मतलब बच्चा, ऑर्डर मतलब होता है बदबू, राइट, एक अजीब गंदी सी स्मेल आने लगेगी। ठीक है, डिसएग्रीबल मतलब जो अच्छा ना लगे, जो तुम्हें अच्छा ना लगे, पसंद ना आए, वैसा एक अजीब सा स्मेल आने लगेगा और उसका टेस्ट भी एक ऐसा हो जाएगा जो तुम्हें पसंद ना आए। उसका एक बाइट लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो कैसे तुम खराब खाना अगर कोई दे दे, अगर मान लो, और उसका एक तो स्मेल से तुम क्लियर कर सकते हो कि ये खाना खराब हो गया है और टेस्ट से भी तुम क्लियर कर सकते हो कि ये खाना खराब हो गया है, राइट ना। इसमें बेसिकली होता क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ फैट और ऑयल का होता है जिसे हम ऑक्सीडेशन ऑफ फैट भी कहते हैं, राइट। चलिए अब हम कुछ प्रिजर्वेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रिजर्वेशन मेथड है बच्चा ड्राइंग। सभी जानते हो, अगर चीजों को सुखा दिया जाए तो वो बहुत दिनों तक चलेगा। जैसे अगर तुम जानते हो, जैसे अगर छोटी चीजें को देखें तो तुम्हारे घर में जो व्हीट आके रखा है, मेज आके रखा है, ओट्स, बार्ले, राइस, मिलेट, ये सब तो आता है ना घर में, राई, ये सब जो चीजें है बच्चा, देखते हो ये सुखा देने की वजह से तुम कई दिनों तक इसको आराम से रखते हो बिना किसी डर के, राइट ना। वैसे ही ड्राई फ्रूट्स के बारे में सुने होंगे, एप्पल्स, पियर्स, बनानास, मैंगोज का सुने होंगे, आमचूर वगैरह, राइट ना, या फिर अमावट वगैरह, पपाया, एप्रिकॉट। अब देखो बच्चा ये एक एक एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एप्रिकॉट का डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि एप्रिकॉट किस मेथड से प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, मान लो इस बार पूछ दिया कि पेयर्स को किस मेथड से प्रिपेयर करेंगे, तो किस मेथड से प्रिजर्व करेंगे, तो सीधे लिख देना ड्राइंग। ठीक है, कोकोनट, सीरियल्स, तो दिमाग थोड़ा यूज करना होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे हम सुखा के प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें होता क्या है बच्चे कि उस पर्टिकुलर आइटम का वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। और हमने क्या पढ़ा था कि जहां मॉइस्चर नहीं होगा वहां बैक्टीरियल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए हम वाटर के कंटेंट को वहां कम कर देते हैं। ना तो वाटर का कंटेंट अच्छा होगा और ना ही वहां पे प्रॉपर माइक्रोबियल ग्रोथ होगा।
ठीक है। तो और साथ ही साथ वेट रिड्यूस हो जाता है, जिससे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, पोर्टेबल भी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत फायदा है ड्राइंग का, बहुत सारा फायदा है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। अब तुम सोच के बताओ सॉल्ट का यूज कहाँ होता है प्रिजर्व करने में? पिकल्स, अचार बनाने में, राइट ना? किसी भी चीज का अचार बनाना हो तो बहुत सारा उसमें नमक डाला जाता है। ठीक है, जैम एंड जेलीज ये तुम जानते हो, राइट ना? जैम और जेलीज भी बनाने में बहुत सारा चीनी यूज करते हैं। ये भी क्या करता है बच्चा कि उसके वाटर कंटेंट को कम कर देता है। अब वाटर कंटेंट कम हो गया तो सीधा सा उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा कि उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी कम हो जाएगा। मीट और फिश पे हम क्या करते हैं कि ये सॉल्ट छिड़कते हैं बच्चा और कवर करके रख देते हैं। इससे क्या होता है कि वो बहुत देर तक अगर रखना है तो थोड़ा सॉल्ट वगैरह छिड़क के अगर रख दे तो उस पर कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए जब घर में जिसके घर में ये सब प्रिपेयर होता होगा तो देखते हो कि हमेशा उसको सॉल्ट वगैरह में मैरिनेट करके रखा जाता है। क्यों? इसलिए नहीं कि सिर्फ फ्लेवर इनहांस होगा, इसलिए भी कि उसके ऊपर का माइक्रोबियल ग्रोथ कम किया जा सके। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है विनेगर। अभी हमने पढ़ा विनेगर का दूसरा नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ये भी बच्चा ये डायरेक्टली स्टॉप करता है। ठीक है, ये स्लो डाउन नहीं कर रहा है, ये स्टॉप कर रहा है। वर्ड को ध्यान देना। विनेगर एक बहुत ही अच्छी चीज है। अगर इसे अचार वगैरह, पिकल्स मींस क्या होता है? अचार। अचार जो भी आप बाहर से अचार ले आते हो ना, लाइक नौरतन वगैरह वाला, डिफरेंट अचार है, नॉट जस्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो ऐसे जो पिकल्स आप बाजार से ले आते हो तो इसमें क्या होता है कि विनेगर डाला ही हुआ होता है बच्चा। इसी वजह से वो कई दिनों तक, कई सालों तक तुम रखे रहोगे और वो अचार खराब नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया हुआ है आपके बुक में कि साइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड का यूज किया जाता है बच्चा बिवरेजेस। बिवरेजेस मतलब पीने वाले आइटम, ड्रिंक, फ्रूट जूस का यहाँ पे दिखाया हुआ है ना? ऐसे फ्रूट जूस वाले ड्रिंक में यूज किया जाता है फ्लेवर के लिए भी और प्रिजर्व के लिए भी। कार्बोनेटेड मतलब ये सब ऐसे ड्रिंक्स हैं जिसका देखते हो ढक्कन खोलते के साथ ही कैसे वो बाहर आते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, राइट ना? तो ऐसी चीजों को किस तरह से प्रिजर्व करते हैं हम? साइट्रिक एसिड से और फॉस्फोरिक एसिड से, जितने भी पीने वाले आइटम्स हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिकल का यूज करके। तो कौन कौन सा केमिकल? ये बच्चा एकदम इसको मेमोराइज कर लीजिए। दो केमिकल हैं, पहले का नाम है सोडियम बेंजोएट, दूसरे का नाम है पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दोनों केमिकल्स जो हैं बच्चा, इनका यूज होता है किस लिए? माइक्रोबियल्स के ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए। ये हम पिकल्स, अचार और जैम और जेलीज में यूज करते हैं। ठीक है, दोनों का नाम याद कर लीजिए। ये डिफरेंट, सिर्फ इसी में नहीं और भी डिफरेंट जितने भी फूड आइटम्स हैं, अगर बहुत दिनों तक मुझे प्रिजर्व करना है, अगर मैं उसमें सोडियम बेंजोएट या फिर पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड मिला दूं तो वो हम काफी दिनों तक उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चा हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट। अगर देखोगे कि मिल्क वगैरह को, घर में कभी दूध आता है तो देखते हो हमेशा मम्मी उसको बॉईल करके ही रखती है। तो बॉईल कर देने से बहुत सारा बैक्टीरिया क्या होता है? मर जाता है। और लो टेम्परेचर अगर बॉईल ना कर पाए तो हम उसको तुरंत फ्रिज में रखते हैं। क्यों? ताकि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ को क्या कर सके हम? इनहिबिट कर सके, रोक कर सके। देखो, बॉइलिंग किल्स, ध्यान देना, बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉइल करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल करते हैं, और लो टेम्परेचर पे रखने पे हम बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं। ध्यान देना, ठीक है? मतलब इसमें रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और इसमें सीधे डेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक प्रोसेस पढ़ना है बच्चा पेस्चराइजेशन का, इसको समझिएगा। पेस्चराइजेशन बच्चा, जो तुम पैकेट वाले दूध अपने घर लाते हो, तुम कभी सोचे हो कि घर में आया हुआ दूध कितने देर के लिए चलता है और पैकेट वाला दूध इतने टाइम के लिए कैसे चल जाता है ना? कभी सोचे हो इसके बारे में? तो होता क्या है, पेस्चराइजेशन अगर एक वर्ड में कहें तो हम हीट प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशराइज्ड हीट करके कुछ देर के लिए क्या करते हैं? उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। अब देखिएगा, बात को समझिएगा। होता क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, आपको यही लिखना है बच्चे कि 212 फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री टेम्परेचर से बिलो, ठीक है, इससे बिलो के टेम्परेचर पे, इससे बिलो, ये लिख लेना बिलो वर्ड, ठीक है, इससे कम के टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं कि एक हीट ट्रीटमेंट देते हैं। किसको? मिल्क को। किसको देते हैं? मिल्क को, दूध को एक हीट ट्रीटमेंट देते हैं बच्चा। इससे क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जितने नहीं, मतलब मैक्सिमम बोल सकते हैं, या फिर कहेंगे कि
फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। अब क्या हुआ, अब पेस्चराइज मिल्क को हमें स्टोर करना पड़ता है रेफ्रिजरेटर में, ताकि बाकी जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच गए थे उसका ग्रोथ रोका जा सके। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ उसको बॉईल कर लिया और पैकेट में डाल दिया, अब उसको खुले में ऐसे रख रहे हैं तो वो चल जाएगा, नहीं। उसके बाद हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा, ताकि हम उसके माइक्रोबियल ग्रोथ पे चेक लगा सके। ठीक है, स्टॉप कर सकें। इसका एक डिसएडवांटेज है बच्चा। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसीलिए कहते हैं कि पैकेट का दूध मत पियो, फ्रेश दूध पियो। क्योंकि क्या होता है कि जो पैकेट वाले दूध होते हैं ना, उसमें जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और वो एंजाइम्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इसीलिए जब तुम डायरेक्ट मतलब ग्वाला से दूध लेते हो, जो दूध देने आते हैं, उसमें ये एंजाइम्स होते हैं, वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हैं। और जो पैकेट का दूध पियोगे उसमें ये पर्टिकुलर एंजाइम्स नहीं होंगे, तो ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, मतलब ज्यादा फायदा नहीं होगा, कोई नहीं बोलेंगे, ज्यादा फायदा नहीं होगा दूध पीने का। इज इट क्लियर? इसके बाद हमारे 7th है बच्चा वैक्यूम पैकिंग। इस सभी जानते हो, इसमें बेसिकली वैक्यूम वर्ड का मतलब क्या हुआ, नो एयर, है ना। वैक्यूम मतलब एयर भी ना हो, कुछ ना हो, मतलब एकदम एम्प्टी, कुछ भी ना हो, एयर तक भी ना हो, तो ये होता है एयर टाइट बैग या बॉटल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और जब तुम उसमें से एयर निकाल देते हो तो तुम उसमें से ऑक्सीजन भी निकाल देते हो। तो जब ऑक्सीजन का डिप्राइव मतलब कमी हो जाएगा, तो क्या बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, नहीं होगा। और जब बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा तो स्पॉइलेज नहीं होगा, तो अगर स्पॉइलिंग नहीं होगा तो चीजें खराब नहीं होंगी। तो जैसे नट्स वगैरह में बेसिकली इनका पैकिंग इसके थ्रू होता है, और इससे ऑक्सीडेशन को हम कम करते हैं, है ना। तो वो ऑक्सीडेशन समझ गया ना, वो जो रेंसिडिटी में हमने पढ़ा था वही वाला है। ठीक है, तो इससे फ्लेवर वगैरह भी खराब नहीं होता, बहुत दिनों तक ये आराम से चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा कैनिंग। कैनिंग क्या है बच्चा, कि ऐसे इसमें क्या होता है कि आपने रसगुल्ला वगैरह खाया है जो कैन में होता है ना। इसमें क्या होता है कि ऐसी कुक्ड चीजें, ठीक है, जो पक गए हैं खाने, उसे हम ऐसे बर्तन में डालते हैं, ऐसे केन या ऐसे जार में डालते हैं जो कि स्टेराइल हो। अब ये स्टेराइल क्या है, स्टेरलाइजेशन एक प्रोसेस है बच्चा। इसमें क्या होता है कि जिस कंटेनर में आपको स्टोर करना है उस कंटेनर को हम बॉयल करते हैं। उस कंटेनर को बॉयल करने से क्या होता है कि उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो मर जाता है या फिर वीक हो जाता है। तब हम उसमें जब खाना रखेंगे तो उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं, तो बैक्टीरिया रहेगा नहीं तो ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जैसे ही हम बॉटल को ओपन करते हैं तो रिस्क उसका क्या होता है, बढ़ जाता है, ताकि वो जल्दी खराब हो जाएगा। इसीलिए कंटेनर वाले जो चीजें हैं, अगर हम उसे ओपन करें तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे कंज्यूम कर जाए तो बेहतर है। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ एक और कुछ दिया हुआ है कि क्या है कि अगर कंटेनर का आइटम अगर पफ्ड हो जाए, मतलब कि तुम समझ जाते हो, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि अगर चीजें खराब हो जाती है तो वो कैसा एक अलग सा साइज इनलार्ज हो जाता है। या तो कंटेनर है, देखो जैसे यहाँ बनाया हुआ है, देखो यहाँ से तुम समझ जाओगे, ये नॉर्मल कंटेनर है। ठीक है, अगर कंटेनर खराब हो गया, मतलब उसके अंदर का फूड अगर स्पॉइलेज, सड़ गया है, तो कंटेनर का शेप या तो वो फूल जाएगा, पफ्ड हो जाएगा, या तो इनलार्ज हो जाएगा। तब समझ जाना कि वो खाना खराब हो गया है और उसे कभी भी कंज्यूम मत करना, मतलब मत यूज करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग एक ऐसा मेथड है बच्चा जिसमें क्या होता है कि जो माइक्रोबियल, जैसे हीट से क्या हुआ कि किल हो गया, लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे के सारे हीट किल्ड नहीं होते हैं, तो सारे के सारे मरते नहीं हैं। तो क्या लिखा है कि मोर रेजिस्टेंट टू कोल्ड देन हीट, मतलब कि हीट में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते हैं, बाकी जो बच गए उसका क्या किया जाए। तो उसे हम क्या करते हैं बच्चा, उसे हम फ्रीज में रखते हैं, और फ्रीज में रखने से क्या होता है कि वो अपने ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, वो अपने ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। तो क्या होगा, सम आर किल्ड, कुछ तो मर गए बॉइलिंग से, और कुछ क्या हो गए जो रह गए। अब जैसे ही हम खाने को बाहर लाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो तुमने एक कंटेनर में खाना रखा, इसे तुमने फ्रीज में रख दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही तुम खाने को बाहर लाओगे तो वहां क्या होगा कि जो खाना है
वो तुरंत उसमें जो बैक्टीरिया है वो तुरंत रिप्रोड्यूस होना शुरू करेंगे और तुरंत जल्दी से खाने को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, रेविटलाइज मीन्स क्या होता है बच्चा, आपको पता है? इसका मतलब होता है कि वो फिर से अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगेंगे। ठीक है, जो उनका ग्रोथ स्टॉप हो गया था फ्रीज में रखने की वजह से, जैसे ही तुम उसे बाहर निकालोगे तो वो फिर से रिप्रोड्यूस करने लगेंगे। दैट्स ऑल बच्चा, यहाँ आपका चैप्टर क्लोज होता है। अब आपको इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज कमेंट, लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी टाइप्स ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है, डू कमेंट। ठीक है, कमेंट करके आप पूछिए। इफ यू वांट द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो प्लीज कमेंट, आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द सेम चैप्टर। ठीक है, बाय दैट टाइम टेक केयर।